नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस मुश्किल भरे दौर में ठीक होंगे। सही में ही मतलब कम से कम मैंने अपने जीवन काल में इससे कठिन समय नहीं देखा। बहुत बुरी हालत थी जहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है। चलो बहरहाल जो है वो तो है ही, देखते हैं। चलो हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पर। ये इकोनॉमिक्स का मतलब पूरी की पूरी सीरीज होगी, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। उसकी पहला लेक्चर है जिसे आप सामान्यतः अर्थशास्त्र की समझ बोल सकते हैं हम, कि अर्थशास्त्र की थोड़ी सी समझ क्रिएट हो जाए, उसी प्रोस्पेक्टस से हम इसे देखेंगे। तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हमें इसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखनी होती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी अर्थशास्त्र होता है वो समाज की प्रकृति पर निर्भर करता है। समाज की प्रकृति के अनुसार हर देश, हर चीज़ की अर्थव्यवस्था अलग अलग हो सकती है। जैसे समाज की प्रकृति होगी, राज्य की प्रकृति होगी, उसी के अनुरूप ही अर्थव्यवस्था निर्मित होती है, अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अगर हम प्राक्रांतर से देखें तो लगभग स्टार्टिंग से ही, आखेट युग के बाद से ही अलग अलग राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया था। राज्य बनने लगे थे, अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर राज्य बनने लगे थे। दैवीय सिद्धांत के आधार पर राज्य बने, ठीक है, शक्ति के आधार पर राज्य बने, या प्राकृतिक सिद्धांत पर राज्य बने। तो उन सब के जब राज्य निर्मित होने लगे तो उनकी अपनी अपनी इकोनॉमी शुरू होगी, बननी शुरू हो गई थी। उसी दौर में लगभग ऐसे समझो कि स्टार्टिंग में जब आखेट युग के बाद अर्थव्यवस्था थोड़ी चलने शुरू हुई, तो उसका जो प्रारूप था, अर्थव्यवस्था जो चलती थी वो वस्तु विनिमय के सिद्धांत पे चलता था मामला। वस्तु विनिमय सिस्टम, या बार्टर ट्रेड बोलते हैं इसे। बार्टर ट्रेड पे चीज़ों का आदान प्रदान होता था। आज क्या है, आज के समय में हम मतलब चीज़ें जो लेते हैं, हमारे पास करेंसी होती है, करेंसी हम देंगे, सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं जिसको, टोकन मुद्रा बोलते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें वस्तु मिल जाती है। स्टार्टिंग में क्या था कि इनका कोई व्यवस्था थी ही नहीं, किस चीज़ की, इसकी कोई व्यवस्था थी ही नहीं कि पैसे क्या होंगे, ठीक है, चलने का चलन नहीं था इतना। तो शुरू में जो सिस्टम चला वो बार्टर ट्रेड सिस्टम चला। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वस्तु के बदले में वस्तु लेना। आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, आप उसे दे दो और आपको जिस चीज़ की जिस वस्तु की ज़रूरत है वो वस्तु आप अपने आप ले लो। तो ऐसे वस्तुओं के आदान प्रदान से ही पूरी की पूरी बाजार का सिस्टम चलता था। अब ये बार्टर ट्रेड जो चला, इसमें एक चीज़ देखनी चाहिए हमें कि स्टार्टिंग में जैसे समझो, मान लेते हैं ए व्यक्ति के पास एक वस्तु है, बी व्यक्ति के पास एक वस्तु है। अब ए को बी कहाँ मिलेगा, मतलब समझ रहे हो ना, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है। इसको वो वस्तु चाहिए जो बी के पास है, इसको वो वस्तु चाहिए जो ए के पास है। तो इसीलिए इच्छित वस्तु को व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सके, इसी परिप्रेक्ष्य में निर्माण होता है बाजार का। सबसे पहले मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां लोग अपनी इच्छित वस्तु ले सकते हो, अपनी वस्तु लेके जाएंगे, सब क्रेता जाएंगे, विक्रेता जाएंगे, आपस में वस्तुओं को एक्सचेंज कर लेंगे। तो ऐसा जो प्लेटफॉर्म बना उसको बाजार कहा गया। स्टार्टिंग में इस विनिमय की जो प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब ट्रेड जो होता था वो बार्टर होता था, एक्सचेंज करने पर होता था। धीरे धीरे ये चीज़ रिप्लेस होगी और फिर मुद्रा चलने लगी, और जो मुद्रा चली वो धातु की मुद्रा थी। धातु की मुद्रा थी मतलब धातु का जो मूल्य होता था जितना, उतना ही मूल्य उस करेंसी का भी होता था। इस बेस पर अलग अलग मुद्राएं चली, सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, ये सारी की सारी चीज़ें चली। और उसके बाद फिर कालांतर में आते आते चली टोकन मुद्रा, जिसको सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, जो आज तक भी प्रचलित है। इसका मतलब ये होता है कि
जिस वस्तु की ये मुद्रा है उसका वास्तविक मूल्य इसके मूल्य के बराबर नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, देखा है कि धातु का जितना मूल्य होगा उतना मूल्य ही उसकी करेंसी का भी होगा, मुद्रा का भी होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होता था, यहाँ से फिर टोकन मुद्रा की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम था जो चल ही रहा था। अब हमें बेसिकली इसे देखने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी। हमने कहा अर्थशास्त्र, ठीक है, फिर एक टर्म होती है अर्थव्यवस्था। क्या ये दोनों टर्म सेम ही है? मतलब क्या हम अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था एक ही चीज को कह सकते हैं? ये होती है इकोनॉमिक्स और ये होती है इकोनॉमी, ठीक है। तो ये नहीं होता। जैसे अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए आप अगर डेफिनेशन की बात करें, एक लाइन में कह सकते हैं कि पूरे मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का जो भी अध्ययन होगा उसको अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। या थोड़ा एलिब्रेट करें तो आप ऐसे कह लो कि कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति हो, समाज हो, राज्य हो, ये अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग जिस माध्यम से करते हैं उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो, अगर कोई राज्य है, कोई देश है, उसके पास अपने संसाधन होंगे, कृषि होगी, खनिज होंगी, अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी, मानव संसाधन होते हैं। अब इन सबको रेगुलेट करने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए कि हम अपने संसाधनों का किस तरीके से अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इष्टतम मतलब अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो इन उपयोग करने के लिए, इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए ही जिस सब्जेक्ट का निर्माण होता है उसको कहते हैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली मूलभूत कुछ सिद्धांत है जिनके बेस पे चीज़ों को संचालित किया जाता है। अब अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक सिंगल लाइन में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप ही अर्थव्यवस्था होता है। मतलब अगर हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो ये सैद्धांतिक पक्ष हो गया कि ऐसे ऐसे चीज़ों को चला सकते हैं, ठीक है। और ये जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, ये जो रूल और नियम है जिनके बेस पे हम ये चीज़ों को संचालित करेंगे, जब उनको अप्लाइड फॉर्म में लागू कर देते हैं तो वही अर्थव्यवस्था हो जाती है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी देश की, मान लेते हैं, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करनी है, राष्ट्रीय इनकम कितनी है, ठीक है, नेशनल इनकम कितनी है। तो ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ मूलभूत फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है जो कहाँ से आते हैं? जो अर्थशास्त्र से निर्मित है। उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने के बाद जब हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं, वो कितनी भी हो सकती है, 2 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, जितनी भी कैलकुलेट होके आई उसको कहते हैं उस देश की इकोनॉमी। तो एक देश की इकोनॉमी एक देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए जिन मूलभूत सिद्धांतों की जरूरत पड़ी वो अर्थशास्त्र था। और उसका अप्लाइड फॉर्म जब लागू कर दिया कि इस देश की इतनी इकोनॉमी आई, इसकी इतनी आई, वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था होगी। समझ पा रहे हो? मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अर्थशास्त्र एक व्यापक चीज़ है। व्यापक मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मामला है कि ये रहेगा और सारी की सारी चीज़ों को ये सिर्फ अपने कुछ सिद्धांतों में समेटे रहेगा, उनका अलग अलग अप्लाइड फॉर्म अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जैसे अर्थशास्त्र सेम ही रहेगा, लगभग समान ही रहेगा हर कंडीशन में, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था किसी देश की हो सकती है, किसी राज्य की हो सकती है, ठीक है, किसी एक छोटे से राज्य की हो सकती है, पूरे विश्व की हो सकती है, किसी एक सेक्टर की हो सकती है, कृषि की हो सकती है। ऐसे कर करके ये अलग अलग डाइवर्सिटी रखता है। तो बेसिकली अगर मैं अब आपसे बात करूं कि मुझे एक चीज़ बताओ कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा डाइवर्सिटी है या अर्थशास्त्र में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो सामान्य सी बात है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में होगी? अर्थव्यवस्था में होगी। दूसरा क्वेश्चन ये मैं आपसे अगर करता हूँ कि अर्थशास्त्र ज़्यादा स्थायी है या अर्थव्यवस्था ज़्यादा स्थायी है, तो स्थायी का मतलब वही ऑब्जेक्टिविटी जैसा मामला हो जाएगा यहाँ पे कि अर्थशास्त्र के कुछ नियम हैं वे ऐसे फिक्स ही रहेंगे, वे अलग अलग फॉर्म में अप्लाइड होते रहेंगे, तो वो अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाएगा।
ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस था, मतलब मेरे को लगा समझ में आना चाहिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है, कम से कम इतना पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने ये चीज़ें आप लोगों को बताई है। अब जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे बाद में, अभी हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था कितने तरीके की होती है अगर हम इसे देखें, तरीके का मतलब क्या हुआ, तरीके का मतलब ये हुआ हमारे पास एक पूरा वैश्विक परिदृश्य है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग देश हैं। तो हर देश में क्योंकि पूरा का पूरा राज्य है, इतनी जनसंख्या भी है, संसाधन भी है, तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था किसी न किसी प्रकार की तो चल रही होगी। मतलब उन्होंने अपने कुछ तो ऐसे सिद्धांत अपना रखे होंगे जिनके बेस पे वे क्या करते होंगे, अपनी इकोनॉमी को चलाते होंगे, अर्थव्यवस्था को चलाते होंगे। नहीं तो समझो इतना सा देश है, इतने सारे लोग हैं, इतने संसाधन है, अगर कोई सिस्टम से नहीं चलेगा मामला तो क्या टिक पाएंगी चीज़ें, नहीं कोलैप्स कर जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो ऐसी ही व्यवस्था को चलाने के लिए, पूरे अर्थ की व्यवस्था को चलाने के लिए, पैसे की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ सिस्टम होते हैं, अर्थव्यवस्था। अब क्या अर्थव्यवस्था सेम होती है? नहीं, ये अलग अलग तरीके की होती है। जैसे सामान्यतः हम इसको 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसके और भी काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे इसको हम बाजारी अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं, और इसको ही बोल सकते हैं फ्री एंटरप्राइजेज सिस्टम। ये एक ही बात है, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह दो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी कह दो, जिसे बाजारी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और यह फ्री एंटरप्राइजेज सिस्टम बोल दो। ठीक, अब हुआ क्या कि स्टार्टिंग में एक व्यक्ति हुए, स्टार्टिंग में नहीं मतलब सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, उस सब के बीच में ही एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। इसमें एक प्रोफेसर हुए हैं एडम स्मिथ। इनका टाइम पीरियड रहा है लगभग 1723 से 1790। ठीक है, इसको बेसिकली इन्होंने ही सबसे पहले कंसेप्ट दिया था, कुछ कंसेप्ट्स दिए थे इन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में। मतलब इन्होंने किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने, जिनका टाइम पीरियड लगभग 1723 से 1790 के 90 ही रहा है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड बेसिकली यूके का पार्ट है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है, मतलब इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, उसमें इन्होंने कहा कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो सरकारी नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। मतलब राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था पे। राज्य का नियंत्रण होने के बाद मार्केट में एक असंतुलन पैदा हो जाता है।
तो इसीलिए कहा कि मार्केट, बाजार जो अपना ग्रैब करेगा, मतलब संतुलन जो पैदा करेगा, अर्थव्यवस्था जो चलेगी वो मार्केट आधारित छोड़ देनी चाहिए, राज्य के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। अभी राज्य का नियंत्रण से क्या मतलब है? राज्य का नियंत्रण से जैसे आप एक चीज समझो, ये पेन है, ये एक पेन है, अब इस पेन का प्राइस मान लेते हैं 5 रुपये है अगर वर्तमान कंडीशन की बात करें, और ये पेन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बाजार में इस पेन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन इसकी जो सप्लाई है, इसकी जो पूर्ति है वो नहीं बढ़ी, वो कम ही रही। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि उन्हें ये पेन मिले, बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, लेकिन उतने पेन मार्केट में है ही नहीं, सप्लाई है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है इस पेन की कीमत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस पेन की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये सामान्य नियम है बाजार का, फ्री ट्रेड सिस्टम में, कि अगर किसी भी वस्तु की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही तो डिमांड, कीमत जो है बढ़ जाएगी। ऐसा अक्सर देखा जाता है। ये वही वाला सिस्टम है जैसे सीजन में देखो तो प्याज की कीमत कम हो जाएगी, सीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई नहीं हो पा रही लेकिन डिमांड तो कंटिन्यू बनी हुई है, तो प्याज की जो कीमत होती है वो गैर सीजन में बढ़ जाती है। ये इसी सिस्टम पे चीज़ें सामान्यतः चलती है। लेकिन जो एडम स्मिथ है उनका कहना है कि नहीं, इस सिस्टम पे नहीं चलनी चाहिए चीज़ें। होना क्या चाहिए कि अगर ये पेन है ना तो सरकार, मतलब एडम स्मिथ कहते हैं कि चीज़ें इस सिस्टम पे चलनी चाहिए। जबकि होता क्या है कुछ राज्यों में कि सरकार ने अगर मान लो ये पेन की कीमत फिक्स कर दी कि 4 रुपये होगी, ठीक, अब चाहे डिमांड बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई बहुत कम हो, कीमत कितनी रहेगी? 4 ही रुपये रहेगी। किसने? सरकार ने, राज्य ने या सरकार ने ये निर्धारित कर दिया, ठीक। या मान लेते हैं डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, डिमांड कम होगी, सप्लाई अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो सामान्यतः कीमत क्या हो जानी चाहिए थी? कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अभी भी 4 ही रुपये रहेगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने कह रखा है कि कीमत इससे ज़्यादा नहीं होने की। तो ये होता है सरकारी नियंत्रण किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसने कितना भी प्रोडक्शन कर सकता है वो फ्री ट्रेड मार्केट में, इनके अनुसार। सरकारी हस्तक्षेप अगर उसमें हो गया, मान लेते जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में लगभग 1969 में इंदिरा गांधी जी के समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें सरकार ने अपना बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखा अर्थव्यवस्था के ऊपर। कैसे रखा? एक एक्ट भी आया था, मोनोपोली एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। उसमें यह कहा गया कि कोई भी उद्योगपति अपनी संपत्ति को 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। मतलब उद्योगपति है, बढ़ाता रहे अपनी संपत्ति, ठीक है, वो खूब प्रोडक्शन कर सकता है, खूब मार्केट बना सकता है, लेकिन 20 करोड़ संपत्ति होने के बाद वो उससे ज़्यादा अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकता। ऐसा एक्ट अगर अर्थव्यवस्था के अंदर आया तो क्या लग रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप हुआ? नहीं हुआ। हुआ। कीमत को लेकर सरकार का हस्तक्षेप होता रहता है। तो सामान्यतः यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थव्यवस्था जो चलनी चाहिए ना वो सरकारी हस्तक्षेप 0 होना चाहिए उस अर्थव्यवस्था के अंदर। अगर ऐसी इकोनॉमी चलती है तो इस इकोनॉमी के चलने से बाजार एकदम बैलेंस रहेगा, बाजार में बिल्कुल संतुलन रहेगा। तो ये एक कंसेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 1776 में तभी यूएसए आज़ाद होता है। यूएसए मतलब अमेरिका। उस समय पे 13 राज्य थे, अब 50 राज्यों का ये संघ है। 1776 में ये आज़ाद होता है। 1776 में ही इन्होंने अपनी ये पुस्तक दी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने बात की थी कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो यूएसए जब आज़ाद हुआ तो यूएसए ने अपनी इकोनॉमी इसी सिद्धांत पर चलाई कि हम बिल्कुल इकोनॉमी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसी इकोनॉमी चल रही है वैसी चलने देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। ये अच्छी बात कह रहे हैं, सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें अपनी अर्थव्यवस्था में लागू हुई और लगभग 1800 तक आते आते
एक ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित हुई जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं था, सारी चीज़ें मार्केट पर आधारित ही चल रही थी, डिमांड सप्लाई पे चीज़ें चलने लगी थी, ठीक है, किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई कितना भी कमा सकता था, ठीक है, इंडस्ट्री खूब लग सकती थी। इस तरह की 1800 तक आते आते जो व्यवस्था बनी उसको ही कहा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ से फिर ये नाम आता है 1800 में जाके कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और इस तरह से चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे संचालित होने शुरू हो जाएंगी। तो एक इकोनॉमिक्स का सिस्टम, इकोनॉमी का ये वाला चलता है जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सामान्यतः इसका मतलब यही है कि ये जो अर्थव्यवस्था होगी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होगी, इसमें सरकार का नियंत्रण जीरो होगा, जो भी चीज़ें चलेंगी वे बाजार की शक्तियों के द्वारा ही चीज़ें नियंत्रित होंगी, डिमांड सप्लाई पर ही रेट तय होंगे, कोई कितना भी कर सकता है चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। यार ठीक है, अब दूसरा जो अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है, टाइप होता है, वो होता है राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। ओह गॉड, स्टेट इकोनॉमी। इसके भी काफी सारे नाम होते हैं। इसको गैर बाजारी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, गैर बाजारी अर्थव्यवस्था। इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। इसको साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी बोल देते हैं। और क्योंकि ये मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है तो इसे मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ नाम है, मतलब राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, गैर बाजारी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था। सामान्यतः इसका जो सिद्धांत दिया था राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का, वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, इसी वजह से इसे मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। कार्ल मार्क्स एक चिंतक भी थे, एक इकोनॉमिक्स भी थे, और दार्शनिक भी थे। अलग अलग क्षेत्रों में इनका काफ़ी नाम रहा है। इनका टाइम रहा है लगभग 1818 से लेकर 1883 तक। ठीक है, दरअसल हुआ क्या, हुआ ये कि जो हम ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, अभी हमने पढ़ा कि इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सरकार का नियंत्रण क्योंकि शून्य है और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बाजार पे ही आधारित है, तो ऐसा हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर सबको न्याय मिल रहा होगा, या अगर इनकम हो रही है तो क्या सबको इक्वल हो रही होगी। होने ऐसा लगा था, एक ऐसी स्थिति बनने लगी थी कि उद्योगपति जो थे वे तो ठीक ठाक ग्रो करने लगे थे, लेकिन वो अपने मजदूरों को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रखते थे। मतलब जितना उन्हें मिलना चाहिए लगभग उतना भी नहीं ठीक से मिल पा रहा था। तो एक तरह से शोषणकारी अर्थव्यवस्था के रूप में वो उभरने लगी थी। मतलब जो नीचे का तबका था, जो सर्वहारा वर्ग था, इनके अनुसार उनका ठीक ठाक शोषण करने लगे थे वे लोग। तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया कि दरअसल ये जो इकोनॉमी है ना, इसमें आप ठीक है ग्रो तो कर लोगे, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सही से संचालित नहीं हो पा रही हैं, लोगों को ठीक से न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा इनका कंसेप्ट सामने आया, और तभी इन्होंने फिर एक नई इकोनॉमी दी जिसको समाजवादी सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, साम्यवादी भी कहा जाता है और राज्य आधारित अर्थव्यवस्था कहा। इन्होंने क्या करा कि देखो ठीक बात है, ये ऐसा है, लेकिन इस चीज़ से क्या हो रहा है, इस चीज़ से क्या हो रहा है, जो नीचे का तबका है उसको बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल रहा। तो इन्होंने कहा कि देखो अर्थव्यवस्था जो होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पर पूरे तरीके सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए।
मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये पूरा देश है, इस देश में जितने भी संसाधन है वो सारे के सारे संसाधन बाजार, केवल बाजार के हाथ में नहीं छोड़ने चाहिए। इन संसाधनों का इष्टतम प्रयोग जो करेगी वो सरकार करे। सरकार इन सारे संसाधनों को देखे, समझे, सब किसी के पास निजी कोई ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी संपत्ति सरकार की होनी चाहिए। और एक ऐसा सिस्टम बने, एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें सरकार अपनी तरफ से लोगों को समान रूप से चीज़ें वितरित करना शुरू करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तो 100 रुपये कमा पा रहा है और कोई 1 ही रुपया कमा रहा है। मतलब जैसी जिसकी ज़रूरत है वैसे उसके अनुसार चीज़ें वितरित करे जाए, सरकार का हस्तक्षेप हो, ठीक है, चीज़ें पर्याप्त रूप में हो, चीज़ें ज़्यादा महंगी ना हो, तो वस्तुओं पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ अथाह संपत्ति ना इकट्ठी कर ले, उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो इस तरीके की सरकार के नियंत्रण वाली जो एक इकोनॉमी बनाई गई उसको कहा गया मार्क्सवादी या राज्य आधारित इकोनॉमी। दरअसल 2 व्यक्ति थे, एक तो कार्ल मार्क्स थे और दूसरे थे फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक, इन 2 व्यक्तियों ने मिलके मार्क्स ये वाली थ्योरी दी थी समाजवादी अर्थव्यवस्था की। ये फ्रेडरिक एंगल्स दरअसल वही है जिन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था कि जो परिवार होता है वो परिवार में 2 वर्ग होते हैं, एक बुर्जुआ, एक सर्वहारा। बुर्जुआ मतलब वो जो शोषण करता है, सर्वहारा वो जिसका शोषण होता है। जैसे मार्क्स की अगर लैंग्वेज में कहें तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो उद्योगपति होते हैं वो बुर्जुआ वर्ग में आते हैं और जो मजदूर होते हैं वो सर्वहारा वर्ग में आते हैं, जिनका शोषण ठीक ठाक स्तर पे उद्योगपति करते हैं, इन्हें ऐसा लगता था। ठीक है, तो फ्रेडरिक एंगल्स की एक किताब थी, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। इसमें इन्होंने ठीक ठाक चर्चा करी है। मतलब अगर हम जानना चाहें कि एक परिवार जो होता है, जनरली परिवार के अंदर काफ़ी सारे सदस्य होते हैं, तो परिवार का निर्माण कैसे हुआ, इसके बेस पे इन्होंने ये किताब लिखी थी फ्रेडरिक एंगल्स ने, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। और इनका मानना ये था कि एक परिवार के अंदर जो महिला होती है वो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आती है और जो पुरुष होता है वो बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत आता है। मतलब इनके अनुसार परिवार के अंदर की जो व्यवस्था होती है वो भी एक शोषणकारी व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं का ठीक ठाक स्तर पर धूमधाम से शोषण किया जाता है। सामान्यतः इन्होंने कहा कि परिवार का जो बनना था वो बेसिकली नेचुरल बिल्कुल भी नहीं था, वो भी अर्थव्यवस्था पर आधारित था। समझ रहे हो ना, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इनके अनुसार क्या था कि एक परिवार के अंदर परिवार जो बना वो इसलिए बना ताकि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का ठीक से वारिस को दे सके, क्योंकि वारिस कब मिलेगा, जब एक फैमिली होगी। फैमिली क्या होगी, तो संपत्ति के हस्तांतरण के लिए उसके बना था। मतलब सामान्यतः ऐसे छोड़ो ना, इस पे ज़्यादा ध्यान ही न देते हैं, टॉपिक से हटके हो गया मामला। बस इतना याद रखो कि फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स इन्होंने मिलके एक थ्योरी दी थी। जो थ्योरी क्यों थी, जो समाजवादी थ्योरी भी बोलते हैं, साम्यवाद भी बोल देते हैं, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी बोल देते हैं। इन सारी चीज़ों के मिलने से जो चीज़ें थी, बेसिक सा कंसेप्ट इसमें ये था कि चीज़ें जो होंगी वो राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, खुली छूट नहीं देनी चाहिए। राज्य के नियंत्रण में चीजें रहेंगी तो हर एक वर्ग का उत्थान हो सकेगा। इस चीज को बेस बना के इन्होंने ये चीज दिया था। ठीक है, अब तीसरी एक अर्थव्यवस्था थी या है, उसको कहते हैं मिश्रित इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मतलब दो अर्थव्यवस्था हमने देख ली, एक अर्थव्यवस्था के अंदर पूरी की पूरी चीजें बाजार पे आधारित थी, दूसरी अर्थव्यवस्था के अंदर चीजें राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए थी, और जो तीसरी अर्थव्यवस्था है इसको कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि मिली जुली अर्थव्यवस्था। मिली जुली का मतलब किस चीज को मिलेंगी? अर्थव्यवस्था के दो रूप हम पहले पढ़ चुके हैं, एक तो राज्य के नियंत्रण, एक बाजार का नियंत्रण, इन दोनों को मिलने से ही मिक्स इकोनॉमी बनी है। दरअसल ये जो कंसेप्ट आया, ये आया 1936 के आसपास, 1936 में ही, ठीक है। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड, इनके टाइम की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स के जस्ट बाद से ही 1883 से, और इनका टाइम रहा है 1945 के आसपास तक, 1940 तक, ठीक है। जॉन कीन, प्रोफेसर जॉन कीन्स भी लिख लेना, कीन्स मेनार्ड, पूरा नाम ये है, प्रोफेसर जॉन कीन्स मेनार्ड, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे, और उसके बाद ही इन्होंने ये कंसेप्ट दिया सबसे पहले। इनकी जो थ्योरी थी, इनकी एक पुस्तक आई थी, हाँ, तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स, इनकी पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में ही पब्लिश हुई थी, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि हर जो अर्थव्यवस्था पढ़ी हमने तीनों, हर एक के साथ नाम जुड़ा हुआ है। मिश्रित इकोनॉमी का जो कंसेप्ट सबसे पहले दिया था, ये बड़ा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और 1936 में इन्होंने जब ये किताब दी तो मतलब ठीक ठाक स्तर पे इस पे चर्चा हुई कि हाँ ये ठीक बात है, ऐसा होना चाहिए कि ये इकोनॉमी अपनाए। इनके कुछ सिद्धांत थे, वे सिद्धांत क्या थे? इन्होंने क्या कहा कि देखो ये बात ठीक है, सामान्यतः मार्केट बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का इतना समर्थन नहीं करते थे, तो इन्होंने कहा कि देखो बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक बात है कि संतुलन पैदा कर देगी अर्थव्यवस्था के अंदर, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो संतुलन पैदा होगा ना वो गरीबों के परिप्रेक्ष्य में मतलब सीमित है। सीमित होने का मतलब है कि वो गरीबों की कीमत पे होगा। कीमत का मतलब है कि वो उन्हें ठीक ठाक इस स्तर से नहीं देखा जाएगा, चीज़ें नहीं मिलेंगी। मतलब इनका मानना क्या था कि देखो जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो मांग है, ठीक है, और जो कीमत है, उसमें लचीलता नहीं रहने की, उसमें लचीलापन जो होगा वो नहीं ही होगा। नहीं ही होगा का क्या मतलब है कि जैसे मांग है, मांग अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मांग बिल्कुल घट गई, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई, बहुत स्तर से मांग बढ़ रही है, तो सामान्यतः क्या होगी कि कीमत क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर डिमांड कम हो रही है, मतलब सप्लाई कम हो रही है, मांग बढ़ रही है, तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? गरीबों पे ही तो पड़ेगा, इस चीज़ों का प्रभाव जो होगा, ठीक है, या गरीबी पे पड़ेगा। कीमत क्या है? कीमत फ्लक्चुएट करेगी। कीमत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उस पर क्या होगा? उसका प्रभाव भी गरीबों पे ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन से क्या होगा? बेरोजगारी भी ठीक ठाक बढ़ जाएगी। बेरोजगारी ठीक बढ़ेगी तो उत्पादन में क्या हो जाएगा? उत्पादन में कमी हो जाएगी। जो उत्पादन चल रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर
उस उत्पादन में क्या होगी, गिरावट होगी। उत्पादन गिरावट हो जाएगी तो इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति फिर से वो 1929 जैसी मंदी की स्थिति आ जाएगी और इस मंदी की स्थिति से फिर उबरने की हम कोशिश करेंगे। तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत सीमित है। जैसे अगर इसमें थोड़ा सा मार्केट का राज्य का कंसेप्ट भी ला दें तो ये जो मांग है जो कि बढ़ती जा रही थी, अगर सरकार इस पर नियंत्रण रखती तो ये सबके लिए उपलब्ध हो जाती, ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। बेरोजगारी पे कौन ध्यान रखता, राज्य ध्यान रखेगा। अभी बेरोजगारी पे कौन ध्यान रख रहा है, बाजार ध्यान रख रहा है। उत्पादन ठीक हो रहा है तो रोजगार मिल रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं मिल रहा। तो इस कंडीशन को लेके इन्होंने कहा कि देखो ऐसे कंडीशन में हम फिर से महामंदी की ओर चले जाएंगे जो 1929 में ठीक ठाक स्तर की हुई थी। तो इनका जो बेसिक कंसेप्ट है, इन्होंने कहा कि हमें बाजार इकोनॉमी और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों को मिला के चीज़ें चलानी चाहिए, तभी जाके हम ठीक ठाक स्तर पे चीज़ों को कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया था। बेसिक सी बात यह है देखो कि अगर आज हम ऐसी करें कि किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही है और किस देश में साम्यवादी अर्थव्यवस्था चल रही है और किस में मिक्स चल रही है। दरअसल आजकल लगभग कमोबेश हर देश में मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट दिख ही रहे हैं। कैसे, अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश यूएसए की बात करें तो ठीक बात है कि यूएसए में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब सारी की सारी चीज़ें बाजार ही नियंत्रित करता है। लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे समय के साथ एक नया कंसेप्ट भी आया जिसको कहा गया पब्लिक गुड का कंसेप्ट। पब्लिक गुड, ठीक है, ये सार्वजनिक कल्याण का कंसेप्ट। अर्थव्यवस्था अपनी जगह चल रही है लेकिन वहाँ की सरकार उन लोगों के लिए जो कि वंचित वर्ग है ठीक ठाक स्तर पे अपने तरह से काम करती है, उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराती है, अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड कराती है, अच्छी ये चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। अब सामान्यतः ये चीज़ें कहाँ होनी चाहिए थी, बीच वाली अर्थव्यवस्था में साम्यवादी में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पूंजीवाद के अंतर्गत भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो पूंजीवादी देश हैं वो भी पूरी तरह से पूंजीवाद ना रह के अपने पैसे का खर्च करते हैं पब्लिक गुड सार्वजनिक कल्याण के ऊपर, तो उस पर भी ये चीज़ें ठीक ठाक दिखाई देती है। अगर हम इस वाली अर्थव्यवस्था की बात करें कार्ल मार्क्स वाली, तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है ये चलती है चीन में। चीन में जब गृह युद्ध समाप्त हुआ 1949 के बाद तो उसने साम्यवादी अर्थव्यवस्था की ओर ही रुख करा और बोल्शेविक क्रांति के बाद 1917 में जब रूसी क्रांति समाप्त हुई तो लेनिन के नेतृत्व में उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी अपनाई वो भी कैसी थी, साम्यवादी इकोनॉमी थी या समाजवादी इकोनॉमी थी। तो ये दो देश में ठीक ठाक स्तर पर अगर हम देखें, सामान्यतः चीन और रूस में साम्यवादी इकोनॉमी चलती है, समाजवादी चलती है, राज्य आधारित इकोनॉमी चलती है, ठीक है। लेकिन जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि जो भारत है, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के शुरू हो गया, देश पटरी पे चलने लगा, उसके बाद हमने जो अपनी इकोनॉमी का रुख करा वो मिश्रित इकोनॉमी ही अपनाई। मतलब हम एक ऐसी इकोनॉमी रखेंगे जिसमें बाजार से भी नियंत्रण होगा और जिसमें राज्य का भी ठीक ठाक नियंत्रण होगा। अभी मैंने पहले चर्चा करी थी कि एक एक्ट आया था रेस्ट्रिक्टिव मोनोपोली एक्ट, ठीक है, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में, जिसमें उद्योगपतियों पर नियंत्रण लगा। तो नियंत्रण क्यों लगा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिश्रित है, इसमें राज्य का पार्ट भी है। राज्य अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगा कि संसाधनों का सब पे समान रूप से वितरण हो। दूसरी ओर हमें ग्रो ठीक ठाक करना है, ठीक है, उद्योगपति चाहिए उसके लिए, तो हमने बाजार की अर्थव्यवस्था को भी अपनाया। तो इन दोनों की अर्थव्यवस्था के मिलने से ही हमारी अर्थव्यवस्था ठीक से चलती है। ये दो तीन चीज़ें थी। और फिर उसके बाद हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि 1918 के आसपास जब उदारीकरण ठीक ठाक स्तर पर शुरू हो गया तो चीन ने भी अपनी ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत उसने अपनी व्यवस्था को साम्यवाद या समाजवाद से उबार के थोड़ा पूंजीवादी की ओर चलना शुरू हो गया था। तो उसमें भी आज कमोबेश दोनों यही कंसेप्ट चलते हैं मिश्रित इकोनॉमी के। इस तरह से हम देखें तो आज ऐसी सी व्यवस्था है पूरे के पूरे विश्व में, इन तीन तरीके की व्यवस्था अर्थव्यवस्था चलती है, जिसमें ये तीनों है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजारवादी और ये, ठीक है। इसे अभी यहीं रोकते हैं, आगे की चीज़ें बाद में देख लेंगे।